तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो आंसर होगा अवनी चतुर्वेदी। आपको याद है हमने पढ़ा था कि जापान के साथ हम 2023 में एक हवाई युद्ध अभ्यास करेंगे जिसका नाम है वीर गार्जन 2023, 12 से लेके 26 जनवरी तक। कहाँ पे? जापान में। तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? अवनी चतुर्वेदी। उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और इस तरह वे भारत की पहली महिला फाइटर पायलट होंगी जो विदेशी धरती पर होने वाले किसी भी हवाई युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेंगी। तो स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी सुखोई 30 MKI की पायलट हैं। तो इनका नाम याद रखना है आपको, सिंपल सा याद रखना है। क्या? सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन? अवनी चतुर्वेदी। अब आप पूछोगे राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी थी? तो आंसर होगा शिवांगी सिंह। और अभी भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी थी 25 साल की आयशा अजीज, ये कश्मीर से है। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में नासा में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा AC चरानिया को। तो अभी भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस उद्योग विशेषज्ञ हैं AC चरानिया, जिनको नासा का नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया। और उन्होंने किनका स्थान लिया? तो भारतीय अमेरिकी भाव्या लाल का स्थान लिया उन्होंने। नासा से आपको याद है, नासा मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना होती है 1958 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है और अभी प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। अभी आपको याद होगा नासा ने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए स्वॉट मिशन शुरू किया था। अभी नासा के अपोलो 7 मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री का भी निधन हो गया, उनका नाम था वॉल्टर कनिंघम। बाकी अभी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO कौन बने थे? गंजी कमलावीर राव। फेडरल रिजर्व की पहली उपाध्यक्ष बनी है सुष्मिता शुक्ला। और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे तो ये प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शांति कुमारी को। तो अभी शांति कुमारी को तेलंगाना का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और इस तरह से वे तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। क्या नाम है? शांति कुमारी। बाकी आप जानते हो CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी थी? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। JNU की पहली महिला वाइस चांसलर बनी थी शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी थी धृति बनर्जी। फिर बताइए अभी जनवरी 2023 में RBI के डेप्यूटी गवर्नर डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया गया? तो आंसर होगा 1 साल। तो याद रखना अभी केंद्र सरकार ने RBI के डेप्यूटी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल अभी 15 जनवरी 2023 से 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। देखो RBI में एक गवर्नर होता है और 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर। तो गवर्नर तो आप जानते हो कौन है? शक्तिकांत दास है। और कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। और 4 डेप्यूटी गवर्नर कौन कौन है? एक तो ये हो गए माइकल देवव्रत पात्रा, एक है MK जैन, एक है M राजेश्वर राव और एक है T रविशंकर। बाकी RBI की अगर बात करते हैं तो RBI की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। और RBI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है ये पूछेंगे तो आंसर होगा यंग हिल्टन समिति। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। गवर्नर आपने कहा शक्तिकांत दास है। और अगर बात करें इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो आंसर होगा ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। अच्छा, RBI के एक पूर्व गवर्नर हैं जिनका नाम है बिमल जालान। अभी 2022 में उन्होंने 2 बुकें लिखी हैं, एक है द इंडिया स्टोरी और दूसरी है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी RBI ने बैंकों की उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्य समिति का गठन किया था? तो आंसर होगा BP कानूनगो। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे फिर बताइए अभी हाल ही में ब्राजील ने स्वदेशी लोगों के नए मंत्रालय का पहला मंत्री किसे बनाया है? तो आंसर होगा सोनिया गुजाजारा। अच्छा, आपको याद होगा अभी ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने थे लूला डा सिल्वा। तो अभी उन्होंने स्वदेशी जनजातियों के लिए एक नया मंत्रालय बनाया है और उसकी पहली मंत्री बनाया है सोनिया गुजाजारा को। सोनिया गुजाजारा, उन्हें ब्राजील के स्वदेशी जनजातियों की मुख्य समूह के नेता के रूप में भी जाना जाता है।
उन्हें टाइम पत्रिका की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची में भी शामिल किया गया था। तो उनका नाम याद रखना, सोनिया गुजाजारा। अभी शिवा चौहान, आपको याद है, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी। हरप्रीत चंडी, दक्षिण ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की ये महिला बनी थी। और मेघना अहलावत तो आप जानते ही हो, अभी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ये तो नया नया नाम है, याद होगा आपको। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का सीएमडी बनाया गया? तो आंसर होगा अनुराग कुमार को। तो अभी अनुराग कुमार को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का सीएमडी चुना गया है, तो इनका नाम याद रखना। बाकी आप जानते हो एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव बने थे कौन? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने संतोष कुमार यादव। और अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने अनिल कुमार लाहोटी। तो ये नाम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। बढ़ते आगे, फिर बताओ, अभी हाल ही में हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया ने किसे प्रायोजित खेल एथलीट यानी कि स्पॉन्सर्ड स्पोर्ट्स एथलीट के रूप में चुना है? तो आंसर होगा स्मृति मंधाना को। तो न्यूट्रिशन कंपनी है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया लिमिटेड, जिसने अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को न्यूट्रिशन स्पॉन्सर के रूप में चुना है। स्मृति मंधाना आपको याद होगा अभी गूवी की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी और गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट की भी बनी थी। वे 2 बार आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं। तो स्मृति मंधाना नाम इंपॉर्टेंट है। अभी आप जानते हो चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया था। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी शेफाली वर्मा और अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर बने थे सूर्य कुमार यादव। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस भारतीय गाने ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा नाट्टू नाट्टू। तो एस राजामौली साहब की फिल्म है RRR और उसी का ये सॉन्ग है नाट्टू नाट्टू। और उसने अभी 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड जीता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपका। और याद रखना, ये अवार्ड पाने वाला ये पहला भारतीय गाना है, इसीलिए मैंने कहा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, देखना ये प्रश्न। और आपको बता दूं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स इसको ऑस्कर के बाद दूसरा सबसे प्रतिष्ठित फिल्म अवार्ड्स में गिना जाता है। अच्छा, इस गाने की बात कर लें तो इस गाने को कंपोज किया है M कीरावनी ने और गाया किसने है? काल भैरव और राहुल सिप्लीकुंज ने। और आपको याद होगा वैसे कि अभी SS राजामौली को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल का अवार्ड भी मिला था। तो अभी ये काफ़ी चर्चा में है, यहाँ से देखना कोई ना कोई प्रश्न बनेगा, ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। और हाँ, अभी इन्हीं से संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम देखने वाले हैं। अगर आपको पता है कि वो इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, वैसे तो आगे हम देखेंगे ही सही। अभी हम बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, अभी किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? तो आंसर होगा अपर्णा सेन को। तो अभी जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक और पटकथा लेखिका हैं ये अपर्णा सेन, जिनको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अपर्णा सेन ये पश्चिम बंगाल से हैं। उन्होंने 1961 में सत्यजीत रे की 3 कन्या नाम की मूवी से शुरुआत की थी। बाकी सरगम कौशल, अभी मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता इन्होंने, न्यूज में था इनका नाम। पेटा इंडिया 2022 ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है सोनाक्षी सिन्हा को। और फिक्की ने राजेंद्र पवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया था, तो इनका नाम भी न्यूज में था, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे, चलो फिर बताओ, अभी किसे डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अदार पूनावाला को। तो अभी महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने देश में कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए वैक्सीन निर्माता जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, इसके सीईओ अदार पूनावाला को पहले डॉक्टर पतंग राव कदम मेमोरियल सम्मान से सम्मानित किया। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने कौन सी वैक्सीन बनाई थी? 2 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, कोवैक्सीन बनाई थी या कोविशील्ड बनाई थी? इसका उत्तर आप लोग दो कमेंट बॉक्स में। बाकी ये जो पतंग राव कदम है ये महाराष्ट्र के एक भारतीय राजनेता थे और उनकी याद में, उनकी स्मृति में ये पुरस्कार स्थापित किया गया। आपको याद होगा 2022 में मिशेल पूनावाला को प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला था कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए।
वो भी नाम याद रखना। और साइरस पूनावाला, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के अध्यक्ष हैं। इनको 2021 के लिए लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला था। और डॉक्टर तपन सेकिया, अभी असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला इनको, याद होगा आपको, असम वैभव जिसको कहते हैं। तो ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट नाम में बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है, मैस्कॉट। तो आंसर होगा आशा। आप जानते हो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो कि हो कब रहे हैं, 2023 में। एक्चुअली में ये 2022 का एडिशन है। और कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। एक्चुअली में कोरोना के कारण एक साल पीछे हो गए हम, इसलिए 2022 वाले 2023 में हो रहे हैं, जो कि इसका 5वां संस्करण है। कब से कब तक, 31 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक। और जैसे ही 2021 वाले 2022 में हुए थे, याद है आपको, जो कि इसका 4था संस्करण था। हरियाणा के पंचकुला में हुआ था वो, जिसका शुभंकर धाकड़ हुआ करता था। टॉप पे उसमें हरियाणा रहा था, याद आया। तो अब ये जो है ये 5वां संस्करण है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। इसका शुभंकर याद रखना आशा है। जबकि थीम सॉन्ग क्या है, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। इस सॉन्ग को मशहूर गायक शान ने गाया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल को अमरकंटक नाम दिया गया, जिस पर मां नर्मदा की आकृति भी उकेरी गई है। और आपको बता दूं, इस बार पहली बार वाटर स्पोर्ट्स जैसे कि कयाकिंग, केनोइंग, कैनो सलालम और तलवारबाजी को पहली बार इसमें शामिल किया गया। देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात चल रही है, स्टार्टिंग से आपको बताऊं तो जो पहला संस्करण है ये इसका 2018 में हुआ था नई दिल्ली में, उसमें टॉप पे हरियाणा था। दूसरा संस्करण 2019 में हुआ पुणे महाराष्ट्र में, और उसमें टॉप पे भी महाराष्ट्र ही था। तीसरा संस्करण 2020 में हुआ, कहाँ पे, गुवाहाटी में, उसमें टॉप पे महाराष्ट्र रहा। चौथा संस्करण जो कि 2021 में होना था लेकिन हो नहीं पाया कोरोना के कारण, तो फिर ये 2022 में हुआ था पंचकुला हरियाणा में, और उसमें टॉप पे भी हरियाणा था। और अब ये जो 5वां संस्करण है ये है तो 2022 का, लेकिन हो कब रहा है, 2023 में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। अच्छा, ये तो आपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात कर ली। एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी है, अभी 2023 में ये इसका तीसरा संस्करण है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। पिछला वाला पिछले साल जो दूसरा संस्करण हुआ था वो बंगलुरु में हुआ था, और उस समय उसका शुभंकर मैस्कॉट क्या था, वीरा। उसमें टॉप पे जैन यूनिवर्सिटी थी जो कि बंगलुरु की ही है। और ये मैस्कॉट वाले प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो अभी आपको याद है फीफा महिला विश्व कप 2023 जो कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होंगे, इसका शुभंकर क्या है, तजूनी, जो कि एक पेंगुइन है। और अभी राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए थे, उसका शुभंकर क्या था, शेरू। और अभी जो भारत में पहली बार 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये, भारत में चेन्नई में हुआ था, उसका शुभंकर थम्बी था। और अभी फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुए थे कतर दोहा में, उसका शुभंकर क्या था, लाइब। और नमामि गंगे मिशन का शुभंकर क्या है, चाचा चौधरी है। और 2022 में जो अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था, जो फुटबॉल का टूर्नामेंट है, उसका शुभंकर क्या था, ईभा, जो कि एक एशियाई शेरनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शुभंकर मैस्कॉट्स न्यूज में थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में किस भारतीय टेनिस प्लेयर ने संन्यास की घोषणा कर दी है, तो आंसर होगा सानिया मिर्जा। तो भारत की स्टार टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा वे अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन और दुबई टेनिस चैंपियनशिप खेलने के बाद टेनिस से संन्यास ले लेंगी। आपको बता दूं, उन्होंने 2004 में अर्जुन अवार्ड जीता, 2006 में पद्मश्री, 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 2016 में पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्होंने वुमेन्स डबल में 2016 का ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2015 का विंबलडन ओपन और 2015 का ही यूएस ओपन खिताब जीता था। जबकि साल 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, साल 2012 में फ्रेंच ओपन और साल 2014 में यूएस ओपन का मिक्स्ड डबल का खिताब जीता था। मिक्स्ड डबल मतलब क्या होता है, इसमें एक पुरुष एक महिला होती है। वुमेन्स डबल में दोनों महिलाएं होती है। और सिंगल्स तो आप जानते ही हो, जिसमें अकेला खिलाड़ी खेलता है। और सानिया मिर्जा से एक और पॉइंट याद रखो, फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बनी थी। ये फेड कप ये महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है, वैसे इसका नाम बदल दिया गया। आप में से कोई बता सकता है फेड कप का नाम बदल के क्या कर दिया गया?
और इससे आपका एक करंट अफेयर्स का प्रश्न भी बनेगा आपका, 2022 में हमने पढ़ा था। तो इसका नाम बदल करके याद रखना, बिली जीन किंग कब कर दिया गया। अब क्या करंट अफेयर्स का प्रश्न है, अभी 2022 में ये खिताब किसने जीता था। ये महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है, स्विट्जरलैंड ने जीता था इसको ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, जो कि हुआ था स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। तो याद रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जादूनामा पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है। अरविंद मंडलोई। तो ये जो जादूनामा नाम की जो बुक है, ये अनुभवी लेखक व गीतकार जावेद अख्तर के ऊपर लिखी गई है, उनके बारे में है ये बुक। और इसको किसने लिखा है, लेखक अरविंद मंडलोई ने। एक्चुअली में जावेद अख्तर का बचपन का नाम जादू था, इसीलिए इस बुक का नाम जादूनामा है। तो किसने लिखी है, अरविंद मंडलोई ने लिखी है। और किसके ऊपर है, ध्यान रखना, ये जावेद अख्तर के ऊपर है ये बुक। आप जानते हो किरण बेदी, इन्होंने बुक लिखी थी फियरलेस गवर्नेंस। और संजीव सान्याल ने अभी एक बुक लिखी है 2023 में, रिवॉल्यूशनरीज। और पीसी बालासुब्रमण्यम रजनी के मंत्र नाम से इन्होंने बुक लिखी थी। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी ब्रिटेन प्रिंस हैरी की आत्मकथा का नाम क्या है। तो आंसर होगा स्पेयर। तो ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य प्रिंस हैरी ने अपनी आत्मकथा जारी की है, जिसका नाम है स्पेयर, जिसे अमेरिकी उपन्यासकार J.R. मोहरिंगर की सहायता से लिखा गया है। प्रिंस हैरी और उनकी जो पत्नी है मेघन मार्कल, इन्होंने 2020 में शाही घराने को छोड़ दिया था। तो इस बुक में उन्होंने शाही परिवार से संबंधित कई तरह के खुलासे किए, अपने बारे में बताया है। उन्होंने इसमें बताया कि किस तरह से उनके भाई ने उनकी पिटाई कर दी थी, फिजिकल हो गए थे, मतलब काफ़ी तरह के खुलासे इसमें किए हैं। तो आप तो सिंपल से याद रखना, इनकी आत्मकथा का नाम है स्पेयर। बाकी विनिंग द इनर बैटल, इसको लिखा है शेन वॉटसन ने। अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी नाम की बुक को लिखा है साहिल सेठ ने। और फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नाम की बुक को लिखा है डॉक्टर बिमल जालान ने। ध्यान रखना ये, बढ़ते आगे। फिर बताइए, ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नाम की बुक को किसने लिखा है। तो आंसर होगा आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर, दो जनों ने लिखा है। और हमारे जो स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मांडविया, अभी उन्होंने नई दिल्ली में इस बुक को लॉन्च किया। क्या नाम है, ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। और इस बुक को लिखा है आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर ने। इस बुक में भारत की कोरोना से लड़ाई और कठिन हालात में वैक्सीन बनाने की चुनौतियों की अंदर की कहानी बताई गई है। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद कल के होमवर्क प्रश्न को देखेंगे और फिर सेशन को एंड करते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज नाम की बुक को किसने लिखा है। तो आंसर होगा शुभ्रा गुप्ता ने। तो अभिनेता इरफान खान के जीवन पर यह बुक लिखी गई है, किसने लिखा है, शुभ्रा गुप्ता ने लिखा है। आप जानते हो इनका निधन हो गया था इरफान खान का 2020 में। तो बुक का नाम याद रखना है, इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज, जिसको लिखा है शुभ्रा गुप्ता ने। आप जानते हो AK द्विवेदी अभी 2023 में बुक लिखी थी इन्होंने, कौन सी, ह्यूमन एनाटॉमी। मानसी गुलाटी मिरेकल ऑफ फेस योगा नाम से बुक लिखी है। और अरविंद मंडलोई जादूनामा नाम से बुक लिखी है। और ये बुक किसके ऊपर है, जावेद अख्तर के ऊपर है। ध्यान रखना ये, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है। तो आंसर होगा वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। एक्चुअली में हमारे केंद्रीय जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अभी उन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम को लॉन्च कर दिया है, जो क्या है, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। अब आप पूछोगे ये नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं। तो आंसर होगा 28 फरवरी को। 28 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं, तो भारत के महान साइंटिस्ट हुआ करते थे CV रमन जी। उन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 2 साल बाद 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब ये तो हो गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इसकी थीम जरूर याद रखना। एक वर्ल्ड साइंस डे भी होता है, 10 नवंबर को होता है वो। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2023 ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 11 जनवरी को। तो 11 जनवरी को हर साल नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। और ये दिन मानव तस्करी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए है। मनाने का उद्देश्य है मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना
और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। अच्छा, एक तस्करी से संबंधित एक करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो इसका उत्तर आप देने की कोशिश करें, फिर बताइए। हाल ही में राष्ट्रीय यूथ दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 जनवरी को। तो हर साल 12 जनवरी को हम ये नेशनल यूथ डे के रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है। बात करें इस बार की थीम क्या है? विकसित युवा विकसित भारत। और प्रधानमंत्री जी ने अभी 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया? कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में। ये भी ध्यान रखना। अच्छा, ये तो हो गया नेशनल यूथ डे। हम इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। उस दिन हाथी दिवस भी होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय ये कहाँ पे खुला है? अमेरिका में, जिसका नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे रखा गया है, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। और यूथ से आपको याद आएगा एक वर्ल्ड यूथ स्किल डे भी होता है, वो 15 जुलाई को मनाया जाता है। और यूथ से ही आपको याद आएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो अभी इसका चौथा संस्करण 2022 में हुआ था। कहाँ पे? हरियाणा के पंचकुला में, जिसका शुभंकर मैस्कॉट था धाकड़, उसको जीता है हरियाणा ने। हरियाणा टॉप पे रहा था। और अभी 2023 में 5वां संस्करण होगा। बेसिकली ये 2022 वाला ही संस्करण है, लेकिन होगा 2023 में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और इसका शुभंकर क्या है? आशा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अभी फरवरी 2023 में 36वां अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आयोजन ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो आंसर होगा फरीदाबाद में। तो ये है सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2023। ये इसका 36वां संस्करण है, जिसका आयोजन 3 फरवरी से 19 फरवरी तक है। कहाँ पे? हरियाणा के फरीदाबाद में ये किया जा रहा है। और इस साल आपको बता दूं, इस मेले का जो भागीदार है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि थीम राज्य के रूप में उत्तर पूर्वी राज्यों को चुना गया है। ये सूरजकुंड मेला ये भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विरासत को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही ये विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। और मेले से आपको याद आएगा, अभी 2023 में 46 नंबर का जो कोलकाता बुक फेयर है, कोलकाता पुस्तक मेला है, उसका थीम देश क्या है? ये जरूर याद रखना। आंसर होगा, थीम कंट्री है स्पेन। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 85 नंबर पे। तो अभी हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जापान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बताया गया। मतलब अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो आप 193 डेस्टिनेशंस में, गंतव्यों में बिना वीज़ा के प्रवेश कर सकते हैं। जापान इस लिस्ट में लगातार 5वें साल टॉप पर बना हुआ है। सेकंड नंबर पे 2 देश रखे हैं, सिंगापुर और साउथ कोरिया। बाकी बात भारत की करेंगे तो भारत 85 नंबर पर है। पिछले साल भारत इसमें 87 नंबर पे था। 2 पोजीशन का फायदा हुआ। मतलब अगर भारत का पासपोर्ट आपके पास है तो आप बिना वीज़ा के 59 डेस्टिनेशन गंतव्यों में प्रवेश कर सकते हैं। ये पासपोर्ट इंडेक्स कौन सा है ये ध्यान रखना, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है। और मैं ये बात आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तो ये हेनले का पासपोर्ट इंडेक्स आता है और एक साल के एंड में आता है आर्टन कैपिटल का पासपोर्ट इंडेक्स। जैसे कि अभी 2022 में जो आर्टन कैपिटल का पासपोर्ट इंडेक्स आया था उसमें भारत 87 नंबर पे था, लेकिन उसके अनुसार टॉप पर है यूनाइटेड अरब अमीरात का पासपोर्ट। तो प्रश्न एग्जाम में अगर आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना कौन पूछ रहा है, आर्टन कैपिटल वाला या हेनले वाला। फिर बताइए, अभी किस आईआईटी में भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव जिसका नाम है सारंग 2023 ये मनाया गया? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। तो छात्रों के द्वारा आयोजित भारत का सबसे बड़ा त्योहार है ये सारंग 2023, जिसका आयोजन 15 जनवरी तक आईआईटी मद्रास में किया गया। यह हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है और यह भारत का दूसरा सबसे पुराना कॉलेज फेस्टिवल है। इसे पहले मार्डी ग्रास के नाम से जानते थे, बाद में इसका नाम बदल के सारंग कर दिया गया। सारंग संस्कृति में एक चित्तीदार हिरण है जो आमतौर पर आईआईटी मद्रास के कैंपस में देखा जा सकता है। अच्छा, इस बार का विषय क्या है? रहस्यमय रंग। बाकी आईआईटी मद्रास से याद आएगा, अभी आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीक विकसित की थी और आईआईटी मद्रास ने अभी
वॉर्टन QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 भी जीता था। उसके अलावा IIT मद्रास ने एक रोबोट है होमोसेप, उसको भी डेवलप किया था सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए। IIT मद्रास भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण भी किया था और IIT मद्रास ने ही पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर भी डेवलप किया था जिसका नाम रखा था नियोबोल्ट। बाकी IIT कानपुर, इसने अभी एक कृत्रिम हृदय आर्टिफिशियल हार्ट तैयार किया और IIT कानपुर ने ही एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल भी बनाया था। IIT हैदराबाद की बात करें तो अभी कृषि कचरे से बनी जैव ईंटों से भारत की पहली इमारत का उद्घाटन IIT हैदराबाद में ही किया गया और IIT हैदराबाद ने ही विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब पोर्टल भी तैयार किया, उसका नाम रखा था स्वराजबिलिटी। और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने IIT हैदराबाद में टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर तिहान का उद्घाटन भी किया था। यहाँ पे ड्रोन से संबंधित विकास कार्य होंगे। और IIT दिल्ली की बात करें तो IIT दिल्ली से याद आएगा दुनिया का सबसे छोटा वेयरेबल एयर प्यूरिफायर इन्होंने डेवलप किया था, उसका नाम रखा था नासो 95। अच्छा, वैसे भारत के बाहर अपना पहला IIT कहाँ पे बनेगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में भारत और किस देश के बीच में वीर गार्जियन 2023 वायुसेना अभ्यास ये किया गया? तो आंसर होगा जापान। तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? वीर गार्जियन 2023। किस किस के बीच में? भारत और जापान के बीच में। कब से कब तक? 12 से 26 जनवरी तक। कहाँ पे? जापान में। और इसमें भारत का सुखोई 30 MKI विमान ने हिस्सा लिया है और इसे किसने उड़ाया? अवनी चतुर्वेदी ने। इसीलिए तो हमने कहा था कि सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी। और इसमें हवा में ईंधन भरने वाला विमान भी है हमारा, जिसे कहते हैं IL-78। वैसे जापान के साथ और कौन कौन से अभ्यास करते हैं हम? एक तो ये हो गया वीर गार्जियन, ये नया हमने शुरू किया है। एक धर्मा गार्जियन भी करते हैं, वो थल सेना अभ्यास है, वो हमने 2022 में कर्नाटक के बेलगाम में किया था। मालाबार तो करते ही अभी नवंबर में ही किया था, जो कि क्वाड देशों के बीच में होता है। क्वाड देश में 4 देश आते हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। किया कहाँ पे था? वो हमने जापान में किया था, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है। एक सहयोग काजिन भी करते हैं, वो भी एक नौसेना अभ्यास है। एक शिन्यू मैत्री भी करते हैं, वो एयर एक्सरसाइज है। और एक जिमैक्स नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं, वो एक नेवल एक्सरसाइज है, वो अभी हमने किया था 2022 में बंगाल की खाड़ी में। और अगर आप में से इस वीडियो को कोई वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, 2022 में जितने भी आपने इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़े हैं तो उसके 2 डेडिकेटेड वीडियो बना करके मैंने अपलोड किए हैं। 2 पार्ट में मतलब वीडियो बना दिए गए हैं। उसकी क्विज और PDF भी आपको मिल जाएगी आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो वो वीडियो आप जरूर से देख लेना ताकि इससे संबंधित सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाए। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रमों में शामिल करने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा पंजाबी। तो एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी बोलने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस देश में पंजाबी भाषा सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा बन गई है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग मतलब 2,40,000 से ज़्यादा लोग इस भाषा का घर में प्रयोग करते हैं। तो इसी कारण से पंजाबी भाषा को वहाँ के स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं, इससे पहले 2021 में तमिल, हिंदी और साउथ कोरियाई भाषा को शामिल किया गया था। फिर बताइए, 2023 में कोप 28 का आयोजन ये कहाँ पे होगा? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो कोप 28 सम्मेलन ये 2023 में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा। कहाँ पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और अभी यूनाइटेड अरब अमीरात ने सुल्तान अहमद अल जाबिर को संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए अध्यक्ष बनाया है। आपको याद होगा अभी 2022 में कोप 27 का आयोजन हुआ था मिस्र में, इजिप्ट में। और उससे पहले कोप 26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। और अब कोप 28 का होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में।